हेलो बच्चों, तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम पढ़ने वाले हैं टी.एच. मॉर्गन को, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि यहाँ पे ड्रोसोफिला से हम छेड़खानियाँ करेंगे। और L8 वंशागति व विविधता के चैप्टर के साथ हम आ गए हैं और शुरू करते हैं। क्या है आपको पता ही है, हमारा जो चैप्टर फ्लो है, सारी कहानियों के बारे में बहुत चर्चा करेंगे हम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्गन का कार्य, कि क्या कार्य किए थे मॉर्गन ने और क्यों वो इतने फेमस हैं। चलिए, और उसके साथ सहलग्नता व पुनर्योगज के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के जुड़ने की वजह से ये इतना बड़ा टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं क्या है मॉर्गन के कार्य। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट हमने डिस्कस किया था कि जो मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यय का नियम दिया था, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो नियम दिया था, उसके हिसाब से जो अपवाद हमारे सामने आया था वो आया था मॉर्गन के प्रयोग से। उस टाइम मैंने आपको बोला था कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब हमें इसे डिटेल में पढ़ना है। वहां पे हमने शॉर्ट में समझा था, तो उसके ऊपर जो प्रयोग है वो मॉर्गन ने किए थे। क्या प्रयोग किए थे मॉर्गन ने वो देखेंगे। पहले थोड़ा सा जनरल आइडिया ले लेते हैं हम उनके बारे में। टी.एच. मॉर्गन 1866 से 1945 यानी कि 1866 से 1945 के बीच सन 1933 में आनुवंशिकी में क्रोमोसोम की भूमिका संबंधी उनके कार्यों के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ये ध्यान रखेंगे। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर किस पे प्रयोग किए थे, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसका आपको फोटो भी बताया था। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है उन पे प्रयोग किए थे और अनेक एक संकर व द्विक्रॉस संपन्न किए थे। दोनों तरह के कोर्स उन्होंने जो है क्रॉस करवाए थे। मेंडल की तरह एक संकर संकरण भी कराया था और द्विसंकरण संकरण भी कराया था, लेकिन जो फायदा उन्हें हुआ था वो द्विसंकर संकरण से हुआ था, और उसी को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उन्होंने ड्रोसोफिला के महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ड्रोसोफिला में दो तरह की आंखें पाई जाती हैं, एक लाल और एक सफेद। तो जो सफेद आंख है वो कैसे बनती है, क्यों बनती है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि सफेद आंख वाले उत्परिवर्ती यानी कि आई म्यूटेंट की खोज की थी। पहले लोगों को नहीं पता था कि ड्रोसोफिला, वो समझते थे दो अलग अलग स्पीशीज है या किसी ने देखी ही नहीं थी। जैसे आज तक शायद आपको भी पता नहीं होगा कि दो तरह की आंखें होंगी ड्रोसोफिला में। तो उन्होंने ही बताया था कि जो सफेद आंख है ड्रोसोफिला में, ये उसका जीन नहीं है, ये जीन में हुआ म्यूटेंट है। नॉर्मली ड्रोसोफिला में रेड आई पाई जाती है, लेकिन कोई म्यूटेंट हो जाने की वजह से, उत्परिवर्तन हो जाने की वजह से, अचानक जीन्स में हुए परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है। तो उसकी वजह से उसकी आंखें सफेद हो जाती है, ऐसा भी इन्होंने ही हमें बताया था। उन्होंने लिंग संलग्न वंशागति, सेक्स लिंक, जिसका मैंने कहा कि जो स्वतंत्र अपव्यय का अपवाद हम देखते हैं वो सेक्स लिंक्ड या लिंक्ड जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वही उन्होंने क्या किया, संबंधी हमारी समझ विकसित की, मतलब दूसरे वैज्ञानिकों को, और हमें ये बताया कि ऐसा क्यों होता है, स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद क्यों है। उन्होंने ड्रोसोफिला में संलग्न समूहों की खोज की, और ड्रोसोफिला में कौन कौन से लिंग जो है या कौन कौन से जीन्स जो है वो लिंक्ड है। लिंक्ड क्या होता है, अभी उस टाइम भी मैंने बताया था जब अपवाद पढ़ा था कि जब दो जीन बहुत पास पास उपस्थित होते हैं। लिंक का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ना। तो जब दो जीन एक दूसरे से इतने पास जुड़े हुए हैं कि उनका अलग होना मुश्किल या थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो, तो उसे हम बोलते हैं सहलग्न जीन या सहलग्नता। उनके कार्य में ही जीन मैपिंग संभव हो सकी, जिसका जीन अध्ययन में व्यापक प्रयोग हो रहा है। उनके नाम पर 1% पुनर्योजन दिखाने वाले दूरी को 1 मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन कहा गया। क्या है ये, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूं।
क्या कहा उन्होंने, अभी तो इतना डिटेल में नहीं, कि जब उन्होंने संलग्नता की खोज की तो उन्होंने क्या किया, उनके एक स्टूडेंट थे स्टुअर्ट, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ नहीं किया था बट उनके स्टूडेंट स्टुअर्ट ने किया था, और इनके नाम पे एक यूनिट दे डाली। उन्होंने क्या किया, ड्रोसोफिला के सारे जीन्स जो है वो निकाल डाले। हालांकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ड्रोसोफिला में जो गुणसूत्र है वो 8 ही है, ज्यादा कोई गुणसूत्र नहीं है, ठीक है। इसीलिए एक हम जो सिलेक्शन करते हैं ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में, वो इसीलिए किया जाता है, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने कि सारे ड्रोसोफिला के जीन्स ढूंढ लिए क्रोमोसोम पे, और क्रोमोसोम पे उनकी मैपिंग कर दी। मैपिंग समझते हैं, मैप क्या होता है, जहां पे किसी पेपर पे हम कोई स्टेट कंट्री या उनको डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे स्टेट कंट्री नहीं है, यहाँ पे क्या है, हमारे जीन्स। तो जीन्स को डिनोट कर दिया उन्होंने कि पहले नंबर का जीन यहाँ है, दूसरे नंबर का जीन यहाँ है, ऐसे करके उन्होंने मैपिंग कर दी। और क्योंकि मैप में आप जब पढ़ते हैं तो कोई भी ग्राफ, जैसे मैथ्स में आपने ग्राफ बनाया तो हम यूनिट सेलेक्ट करते हैं, है ना, कि 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 किलोमीटर। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे यूनिट सेलेक्ट करते हैं ना ग्राफ में या मैप में, ऐसे मैप में भी होती है कि एक पॉइंट कितने किलोमीटर को दर्शाता है। तो यहाँ पे भी मैपिंग करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस था उसको क्या कहा, 1 सेंट मॉर्गन। अब किलोमीटर मीटर तो होगा नहीं, भी जीन्स की मैपिंग कर रहे हैं, जीन्स तो बहुत पास है, तो उसको उन्होंने इनके नाम पे एक यूनिट बना दी कि दो जीन्स के बीच की दूरी अगर 1% या 1 है तो उसे हम क्या कह देंगे, सेंटीमॉर्गन। अब ये 1% क्या है, ये हम इस जो पढ़ने वाले हैं अभी प्रयोग, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो, ये एक यूनिट है, मतलब दो जीन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1 सेंट मॉर्गन, यहां से नापा जाता है। मॉर्गन को प्रायोगिक आनुवंशिकी या एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यानी कि प्रयोग आनुवंशिकी या आनुवंशिकी प्रयोग का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। चलो, तो अब हम करते हैं मॉर्गन का प्रयोग। तो देखो, ड्रोसोफिला की जब हमने बात की तो ड्रोसोफिला में जो गुण होते हैं, वहां पे ड्रोसोफिला में हम जनरली जब हम मटर की बात करते हैं तो हम सिंबल्स जो देते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर को देते हैं, है ना। समझे इस बात को कि मटर में डोमिनेंट कैरेक्टर लंबा था तो हमने उसके हिसाब से सिंबल दिया था, और रिसेसिव वालों को उसका स्मॉल दे देते हैं। यहाँ पे उल्टा होता है। एनिमल्स या ड्रोसोफिला के जो कैरेक्टर है उसमें मॉर्गन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब मेंडल की कॉपी नहीं की उन्होंने, और अभी भी ऐसा ही करते हैं। क्या करते हैं कि जो डोमिनेंट या प्रभावी कैरेक्टर है, जो प्रभावी लक्षण है, उसे कहते हैं वाइल्ड टाइप, ठीक है। जो प्रभावी होगा, अगर वाइल्ड बोला इट मींस वो डोमिनेंट कैरेक्टर या प्रभावी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। और उनको क्या किए नहीं दिए जाते, सिंबल नहीं दिए जाते। सिंबल किस पे दिए जाते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर पर, ठीक है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर को वाइल्ड बोलते हैं और उस पर प्लस सिंबल लगा के हम क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। और सिंबल किसको दिया जाता है, यानी संकेत किसको दिए जाते हैं, अप्रभावी को। जैसे अभी हम जो ले रहे हैं वो कौन सा संकरण कर रहे हैं, हम द्विसंकरण कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बुक में द्विसंकरण दिया हुआ है। और लिंकेज अगर बताना है तो दो जीन्स तो लेने ही पड़ेंगे। एक जीन से कैसे लिंकेज बना, एक की दूरी दूसरे से बतानी पड़ेगी ना, कंपेयर करना है तो भाई दो तो लेने ही पड़ेंगे, इसलिए द्विसंकरण करवा रहे हैं। क्या होता है, ड्रोसोफिला में जो प्रभावी लक्षण होता है वो होता है भूरा शरीर, यानी कि ब्राउन शरीर और लाल आंखें, रेड आई। ये तो है प्रभावी। अप्रभावी की अगर हम बात करें, अप्रभावी की अगर हम बात करें तो अप्रभावी जस्ट इसका, यानी कि पीला शरीर, यानी कि येलो,
और सफेद आंख, यानी कि वाइट। अब कई बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। सबसे अच्छा तरीका, जो लाइट कलर का है वो अप्रभावी है, जो लाइट कलर का है वो अप्रभावी, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि भाई भूरा डोमिनेंट था कि पीला डोमिनेंट था, क्योंकि दो दो कैरेक्टर आ जाते हैं। तो जो लाइट कलर वाले हैं वो अप्रभावी है, और पहले ही मैंने बोल दिया संकेत किसको देने हैं, अप्रभावी के नाम से देने हैं। तो यहाँ पे संकेत क्या हो जाएंगे ये देख लेते हैं एक बार हम। देखो, जो भूरा है, भूरा बॉडी या शरीर, मैं इंग्लिश हिंदी इसीलिए बोलती जाती हूँ, जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी सुन ले, लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। भूरा शरीर को, क्योंकि हमें सिंबल किससे देने हैं, रिसेसिव से देने हैं, तो भाई भूरे का उल्टा यानी कि रिसेसिव कौन है, पीला, तो सिंबल पीले से देना, तो इसको बोल देंगे हम वाई, ठीक है। और वाई में भी कैपिटल वाई दे दो, थोड़ा सा बनाने और समझने में इजी हो जाएगा। डोमिनेंट को कुछ तो इज्जत देनी पड़ेगी ना भैया, तो इसको वाई दे देते हैं, और मैंने कहा डोमिनेंट या वाइल्ड टाइप को प्लस से शो करते हैं, तो इसको किससे शो करेंगे, प्लस से। इस बात को ध्यान से सुन लेना, बहुत आगे दिक्कत देने वाली है, ठीक है। फिर पीले को किससे शो कर देंगे, रिसेसिव पीला है, तो इसका सिंबल तो वाई रहेगा सिर्फ, इस पे हमें क्या नहीं लगाना है, प्लस नहीं लगाना है, और उसमें स्मॉल वाई भी ले लिया। उसके बाद दूसरी बात है लाल आंखें, ठीक है, ये बात हो गई एक। दूसरी बात है आंख कैसी है, इसके क्या सिंबल लेने हैं हमें, आंखों में है लाल आंखें, लाल आंख डोमिनेंट है, लेकिन सिंबल किसका लेना है, रिसेसिव का, तो रिसेसिव यानी व्हाइट, रिसेसिव कौन है, व्हाइट है, तो W और प्लस लगा देंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये प्लस ही बताएगा कि ये डोमिनेंट है, सिंबल तो भाई व्हाइट शो कर रहा है। और रिसेसिव क्या है, सफेद, सफेद आंख, तो स्मॉल W, ठीक है। वैसे स्मॉल कैपिटल भी ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस डोमिनेंट को बताता है, लेकिन वही थोड़ा सा हमने बिल्कुल इसको चेंज कर दिया ताकि दिक्कत नहीं हो, ये समझ गए। अब द्विसंकरण, तो हमने क्या लिया, भूरी शरीर वाला और एक पीला वाला आंख वाला लिया, दूसरा भूरे शरीर वाला और लाल आंख वाला लिया, और पीले शरीर वाला और सफेद आंख वाला, क्या कॉम्बिनेशन लिए हमने। अब मैं क्या ले रही हूँ, डोमिनेंट किसको ले, नर को ले या मादा में, क्योंकि ड्रोसोफिला में करवा रहे हैं भाई, मटर में करवा रहे थे तो कोई नर मादा का तो खेल ही नहीं था, क्योंकि उसपे तो एक ही पुष्प पे पुंकेसर और स्त्री केसर थे, तो हम ले लेते थे। यहाँ पे अभी नर मादा वाला केस चलना शुरू हो गया, तो एक को नर लेना पड़ेगा, एक को मादा लेना पड़ेगा। तो भाई क्या है कि बच्चों की निराशाओं को उजागर करते हुए, कि बच्चे बोलेंगे मैम हमेशा लड़कियों को प्रमोट करती हैं, तो आज मैं डोमिनेंट मेल लूंगी, मतलब नर कैसा लेंगे हम, प्रभावी वाला। तो प्रभावी लक्षण कौन से हैं, भूरा और लाल आंख। तो नर क्या लेने वाली हूं मैं, ये जरा देख लेते हैं। नर के गुणसूत्र में क्या होगा, नर के गुणसूत्र में मैम एक X होगा और एक Y होगा, है ना, तो ये मान लो X है, और ये मान लो, इसी को बना देती हूँ, कलर चेंज नहीं करती, Y ऐसा होता है, Y उसका। अब एक और इंटरेस्टिंग बात कि इन लक्षणों से रिलेटेड, जिस भी लक्षण की हम बात कर रहे हैं, इन लक्षणों से रिलेटेड जितने भी जीन्स हैं वो सिर्फ X क्रोमोसोम पे मिलते हैं, Y पे मिलते ही नहीं है। तो Y तो हम साथ साथ लेंगे ताकि बस हमें ये पता रहे कि ये नर है, इसकी बेइज्जती ना करते हुए, और X पे ही हम क्या शो करेंगे, ये X जो Y W ये सब शो करेंगे, क्योंकि Y पे होते ही नहीं है। और ये क्या ले रही हूं मैं, प्रभावी नर ले रही हूं, ठीक है, डोमिनेंट वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइल्ड मेल लेंगे, ठीक है। कैसा वाइल्ड मेल, एक तो क्या होना चाहिए इसका, प्रभावी, मतलब भूरा इसका क्या होना चाहिए, शरीर होना चाहिए, बॉडी भूरी यानी ब्राउन, और वाइट रेड आई होनी चाहिए। तो भूरे के लिए क्या शो कर रहे हैं, भूरे के लिए हम +Y, तो इसको नर को थोड़ा सा मैं ऊपर पहुंचा देती हूँ,
आई मीन ऊपर कर देती हूँ, प्रभावी नर, ठीक है। अब देखो ये लेना है, इसी पे शो करना है, तो y का प्लस मतलब कैसा हो गया ये, और w का भी प्लस लेना है। कैसा हो गया ये, भूरा शरीर और लाल आंख, ये हम नर के लक्षण ले रहे हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं मादा की। मादा कैसी ले रहे हैं ड्रोसोफिला में, ये नर है, मादा हम अप्रभावी ले रहे हैं। भाई दोनों लक्षण लेने पड़ेंगे ना। अप्रभावी, इसके एक्स वाई का कोई झंझट नहीं है, ये एक्स ये दूसरा एक्स। अप्रभावी लेना है, अप्रभावी क्या है, सफेद आंख और पीला शरीर, तो उसके लिए स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। बात समझ में आई, इस पे दोनों पे क्यों शो कर रहे हैं, उस पे एक पे क्यों कर रहे हैं, वाई पे कोई क्रोमो जीन्स है ही नहीं इन लक्षणों से रिलेटेड, इसलिए वाई का सिर्फ हम नर को बताने के लिए शो कर रहे हैं, उस पे कोई इससे रिलेटेड जीन्स नहीं है। और इनमें दोनों पे क्योंकि दोनों एक्स एक्स है तो दोनों पे शो करने पड़ेंगे, तो करेंगे। हालांकि गैमेट तो दोनों में सेम ही बनेंगे, गैमेट तो स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू ही बनेगा ना, ठीक है। तो ये दो केस ले रहे हैं हम, नर प्रभावी ले रहे हैं और मादा अप्रभावी ले रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो कहानी शुरू करते। भाई बुक का जो सिर्फ एक डायग्राम दे रखा है और कुछ कहानी जप रखी है जो आपके 101% ऊपर से जाने वाली है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को सही से समझ लेना। चलो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है मादा और इधर ले लिया नर। नर हमने मादा कैसी ली है, रिसेसिव ली है, मतलब उस पे क्या है, एक पे स्मॉल वाई है स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, इस पे क्रॉस करवाया है। तो नर कैसा लेना है हमें, नर हमें लेना है प्रभावी डोमिनेंट लेना है, थोड़ी सी इज्जत करनी है उसकी। तो इसको अभी मैं व्हाइट से बना रही हूँ, भाई बार बार कलर चेंज नहीं करूंगी। ये हो गया y प्लस क्योंकि डोमिनेंट है, और w प्लस वाला क्या है इनके कैरेक्टरिस्टिक वो हम लिख चुके हैं, बार बार मैं नहीं लिख रही। ये कौन है फिर से लिख देती हूँ, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये है पीला सफेद। अब पीला सफेद का मतलब आप समझ गए होंगे, पीली बॉडी आंख सफेद, ठीक है। और ये है भूरा लाल, मतलब भूरा शरीर लाल आंखें, डोमिनेंट लिया है। इनके गैमेट बनाओ। भाई क्या बनाया हमने, इसमें सबसे पहले क्रॉस कराया, क्रॉस कराया तो क्या गैमेट बनेंगे, वही देखो ये दोनों तो सेम है तो इनके गैमेट तो एक जैसे बनने हैं। क्या क्या बनने हैं, एक तो स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू बनेगा। इसमें वाई जो है वो सेलेक्ट होगा, वाई सेलेक्ट तो होगा लेकिन शो तो सिंबल ही करने हैं हमें, तो सिंबल तो हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास सिंबल, कैपिटल वाई प्लस और कैपिटल डब्ल्यू प्लस। तो इसका गैमेट कैसा बनेगा, एक इसका ऐसे लेते हैं, एक बार मैं सिंबल फॉर्म में बना लेती हूँ। देखो कुछ ऐसा बनेगा, अगर हम सिंबल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसा गैमेट बनता है। वहां पे भी क्या बनता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक कैपिटल एक बड़ा, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा बन रहा है। अब देखो कितने बच्चे बनेंगे इसके, बच्चे गिना देते हैं। एक बार हर को दूसरे से 2 बार कराना है, मतलब पहले इसको कलर चेंज कर दूं क्या, हाँ पहले इस वाले गैमेट को इन दोनों से कराओगे, ठीक है। जब इस वाले गैमेट को इससे कराओगे फर्स्ट वाले से, तो क्या बनेगा, इसका तो स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू और इसका कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू। क्या बनी है अभी, ये मादा बनी है। फिर इस वाले को एक्स वाई से करवाएंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। ये क्या बन रहा है, बॉय बनेगा, मतलब नर बनेगा। इसका क्या आएगा, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, और वाई का तो हमें कोई शो करना ही नहीं है। ये लो, ये हो गया वाई। अब येलो से बता देती हूँ, येलो तो है, वाइट ही ले लेती हूँ। चलो अब इसके दोनों गैमेट हो गए, अब इसको इन दोनों से वापस कराना है, मतलब इसको इससे कराओ और इसको इससे कराओ। पर हर गैमेट को दूसरे के 2 गैमेट से कराना है ना, टी को दोनों टी से करवाते हैं ना इधर वाले से, ऐसे ही करवा रहे हैं, कोई हम नया नहीं कर रहे।
तो इसको भी इन दोनों से करवाओ, क्या बनेगा, इस वाले को इस वाले से करवाएंगे, ये एक्स है ये भी एक्स है, तो नर मादा ही बनेगी, ये बन गई मादा। क्या होगा इस पे, इसका वही स्मॉल y स्मॉल w और इसका कैपिटल Y कैपिटल W, ये दोनों क्या सेम नहीं है, सिंबल सेम नहीं है, तो क्या मैं इसको एक बार लिखूं तो भी सही है, दो बार लिखूं तो भी सही है, कोई गलती थोड़ी ना है इसमें, भाई ये दोनों तो सेम ही चीज है ना। अब देखो इसको वापस y से करवाना है, इसको वापस y से कराएंगे तो क्या बनेगा, वही सेम जो यहाँ पे बन रहा है। मैंने आपको बना के इसीलिए देखा, अगर डायरेक्ट मैं ये ऐसा लिख दूंगी तो आप बोलोगे कैसे बना, तो भाई पहले वाले को इन दो से करवाया, इन दो को इस दो से करवाया, तो दो मादाएं प्राप्त हुई हमें और दो नर प्राप्त हुए। क्लियर, चलो क्लियर हो गया। अब क्या बना है हमारे पास, देखो दो मादाएं बनी है, वो कैसी है, दो मादाएं जो बनी है वो ये दोनों तो सेम है, तो सेम कैरेक्टर है। इसमें देखो प्लस y आया है, प्लस y आया है मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर आया है, ये भी डोमिनेंट आंख है, तो ये कैसी बनी, भूरी भूरी और लाल। भाई W तो व्हाइट को शो कर रहा है, पर डोमिनेंट बताना है ना, W व्हाइट का डोमिनेंट क्या है, रेड आई, और Y मतलब येलो, येलो तो रिसेसिव है, इसका डोमिनेंट है मतलब भूरी, तो भूरी और लाल मादा बनी हमें मिली फर्स्ट जनरेशन में F1 में। ये देखो ये जो बन रहा है मैंने वहां यही लिखा है सिंबल फॉर्म में, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, यही चीज सिंबल फॉर्म में मैंने वहां डायरेक्ट लिख दी थी, क्योंकि हम जब मेंडल के कर रहे थे तो ऐसे नर मादा नहीं बना रहे थे, डायरेक्ट लिख रहे थे। और नर कैसा बना, उल्टा लिया, तो हमने डोमिनेंट था, देखो कैसा लिया था, भूरा और लाल दिया था, वन मादा भूरी और लाल गई है, और नर तो भाई रिसेसिव बन चुका है। क्या है इसके पास, सिर्फ पीला और सफेद आंख है। ये क्या है, सिंबल को डोमिनेंट की जगह रिसेसिव देने से आधे बच्चे कंफ्यूज है। बस यह ध्यान रखना कि भाई डोमिनेंट है तो ये येलो है तो उसका डोमिनेंट क्या है, भूरा, और ये व्हाइट है, W मतलब व्हाइट, उसका डोमिनेंट क्या है, तो डोमिनेंट वाला आपको लिखना है। तो मानदार कैसे बन गए सारे, नर सारे रिसेसिव वाले आ गए, उल्टा हो गया भाई, केस ही पलट गया। तो ये हुई F1 जनरेशन के बाद। अब इसमें मेंडल ने क्या कराया, F1 जनरेशन में फिर से क्या करवाएगा, F2 जनरेशन प्राप्त करेगा जैसे मेंडल ने की थी। अब हमें एक वही वापस से एक मादा लेनी है और एक नर लेनी है। अब मादा ये वाली लेंगे क्योंकि दोनों मादाएं एक जैसी है, कोई भी ले लो। नर क्या लेना है, इनमें से एक नर लेना है, कोई भी ले लो, ये भी एक है। तो अब इनमें हमने क्रॉस कराया। अब मैं इसको ध्यान से देख लो, इसको सेकेंड स्लाइड पे ले जा रही हूं मैं। अब सेकेंड क्रॉस करवाना है किसमें, F1 जनरेशन में लेकर गए। F1 जनरेशन में अब क्या, वही जो हमारा बना है वही लेना है, कोई नया तो लेना नहीं है। तो वही मादा ली है हमने जो बनी है, क्या बनी है, डोमिनेंट बनी है ऐसी वाली, और दूसरा वाला उसका क्या है, रिसेसिव है। अभी चेक करवा दूंगी आपको। नर क्या बना था हमारे पास, ये वाला रिसेसिव वाला बन चुका है। इनके बीच में जब हमने क्रॉस करवाया, चेक कर लें पीछे से, ये देखो यही लिखा है मैंने, बस इसको ऊपर ले लिया, इसको नीचे ले लिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक कैपिटल Y प्लस लिया है और एक कैपिटल W प्लस और स्मॉल y स्मॉल w, ये देखो ऊपर ले लिया बस मैंने उसको। और ये नर आपको पता ही है, रिसेसिव नर बनाया हमारे पास, ये देखिए रिसेसिव, इसी को लिया है वापस। इसमें क्या करवाया है, द्विसंकरण करवा रहे हैं हम, तो फिर से हमने इसमें क्रॉस करवा दिया। अब क्या प्राप्त करने के बारी आई, वापस से क्या बनेंगे, बच्चे बनेंगे भाई इसके, क्रॉस करवाएंगे। तो वही इधर मैं सारी मादाएं लिख देती हूँ और इधर नर लिख देती हूँ, है ना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको साइड में ले रही हूँ, करवा दिया है हमने क्रॉस। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये F1 जनरेशन है, ये F2 की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी कुछ और लिखना है, आपके लिए सरप्राइज है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लिखना है, इसीलिए थोड़ा सा साइड में लिख रही हूँ। क्या बना, वही सेम चीज, इसको इन दोनों से करवाओ, पहले सेम चीज करनी है जो उधर करी, हर को दूसरे से करवाना है। इसको इससे करवाया, क्या बना भाई, पहले इसको इससे करवाएंगे तो मादा बनेगी, तो इधर लिख देती हूं मैं मादा, ये और ये। क्या लिखना है इस पे,
कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई प्लस और कैपिटल डब्ल्यू प्लस, और इधर तो स्मॉल है तो स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। फिर इसको इससे करवाया तो नर बनेगा, तो इधर नर लिख देती हूं। क्या बना, इसको इससे करवाएंगे तो वही कैपिटल वाई प्लस कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल, इस पे तो होता ही नहीं है, इस पे तो होता ही नहीं है, इस पे तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, ये नर बन गया। अब नीचे वाले की बारी, क्योंकि अब तो दोनों गैमेट सेम नहीं बन रहे ना, पहले तो क्या दोनों बन रहे थे, अभी देखो दोनों ने, इसको भी इन दोनों से कराना पड़ेगा, इसको भी इससे और इसको भी इससे कराना पड़ेगा, ठीक है। क्या करवाया हमने भाई, मैं ये इरेज करती जा रही हूँ क्योंकि ये ना आप बाद में ये पीपीटी देखोगे तो बोलोगे क्या गिचर पिचर कर रखा है, समझाने के लिए तो मुझे करना ही पड़ता है। अब इसको इससे और इसको इससे करवाती हूँ, ठीक है। क्या बनेगा, इस वाले को इन दोनों से करवाना, इसको इससे करवाया तो क्या बना, वही फिर से क्या बन रही है, मादा बन रही है, तो मैं उसको ग्रीन से ही बना रही हूँ। स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू और उधर भी स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। इधर आ जाओ, इसको इससे करवाएंगे तो नर, ये रहा नर, y पे तो कुछ शो करना नहीं है, इधर क्या है स्मॉल y स्मॉल w। बताओ कितने, 4 संतानें पैदा करी इन्होंने, और ये मादा है और नर है। अब देखो मादा, वहां पे तो दोनों मादाएं सेम ही मिल रही थी, डोमिनेंट वाली, वाइल्ड वाली, प्रभावी वाली, और नर रिसेसिव मिल रहा था। अभी यहाँ पे देखो दोनों मादाएं अलग अलग है, प्लस नर भी अलग अलग है, वैरायटी मिल गई। अब इसको देखो, ये वाली मादा कैसी है, ये वाली मादा कैसी है, ये मादा तो हो गई, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूं भूरी, यानी कि ब्राउन, ब्राउन रेड, ठीक है। और ये रिसेसिव है, अप्रभावी है, तो ये कैसी है, येलो व्हाइट, ठीक है, पीली सफेद आंख वाली मादा। 2 मादाएं। नर की बात कर लो, नर इधर डोमिनेंट आ गया है वापस, ब्राउन रेड, क्योंकि कैपिटल वाई और कैपिटल डब्ल्यू, इधर वही येलो वाइट, ठीक है, पीला सफेद आंख वाला। बात समझ में आई। तो चारों, 2 डोमिनेंट मिले हमें, 2 रिसेसिव मिले हैं, मतलब एक एक दोनों में चला गया, 2 डोमिनेंट और 2 रिसेसिव मिले नर मादा के हिसाब से। अब क्या हुआ, जब ये मॉर्गन अपना प्रयोग कर रहे थे तो मॉर्गन को था कि भाई क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये वाले जो कैरेक्टर है ये मिलने चाहिए थे। लेकिन जब मॉर्गन ने पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रयोग करा तो उन्हें पता चला, क्या पता चला, कि हर बार ये 4 कैरेक्टर नहीं मिलते। एक आपकी एनसीईआरटी बुक में 8 गैमेट बनाए हुए हैं इसी प्रयोग में, ये तो 4 है, अभी 4 मैं और बना रही हूँ, लेकिन पहले एनसीईआरटी की तरफ चलेंगे। ये वाली चीज चेक कर लेते हैं एक बार। देखो इसको अभी कोई नहीं देखेगा, इसको छुपा दो, हमने कुछ नहीं देखा, ठीक है। ये वाली चीज हम कर रहे हैं, हमने वही लिया, देखो डोमिनेंट मादा ली थी, ठीक है, डोमिनेंट नर लिया था सबसे पहले, मैंने कहा था कि नर को जो है वो डोमिनेंट लेंगे, उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे। तो ये देखो y प्लस डब्ल्यू प्लस, और ये जो है मादा हमने रिसेसिव ली थी, स्मॉल y स्मॉल w और स्मॉल y स्मॉल w लिया था हमने, क्योंकि पूरा ही सिंबल चेंज कर दिया, प्लस के साथ उनको कैपिटल भी कर दिया था। जब हमने पता किया तो हमने देखा था कि हमारा नर जो है वो रिसेसिव बन गया था फर्स्ट वन में। तो ये देखो ये रहा रिसेसिव नर, एनसीईआरटी बुक को देख लो। और मादा कैसी बन गई थी, डोमिनेंट बन गई थी, यानी वन्य वन्य का मतलब वाइल्ड, ठीक है, जिसको हम वाइल्ड कह रहे हैं, वाइल्ड प्रकार की मादा बन गई थी। जब हमने F2 पीढ़ी में संकरण करवाया, F1 पीढ़ी में संकरण कराया, जो अभी हमने लास्ट किया है, वहां की कहानी देखो, सिर्फ इतनी वाली देखना, अभी दूसरी वाली छुपाएंगे हम, ये वाला पोर्शन बनाया अभी हमने। तो हमारे पास क्या हुई, 4 प्रकार के मिले थे, मतलब एक तो वाइल्ड मादा मिली है हमें, और एक वाइल्ड नर मिला है, एक वाइल्ड मादा, एक मादा ये है, ठीक है, मादा ये वाइल्ड वाली मिली है वन्य प्रकार की डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ, और एक वाइल्ड नर मिला है, हमारे वाले में भी सेम यही चीज आ रही है, और एक अप्रभावी
मादा मिली है और एक अप्रभावी नर मिला है। चेक कर लो, देखो वन्य वाइल्ड प्रकार का मिला है, ये देखो ये रही वाइल्ड वाली, ये ब्राउन और रेड, ये वाइल्ड है, यहां लिख दूं मैं वन्य। एक वन्य मादा मिली है और एक वन्य नर मिला है, और एक अप्रभावी मादा मिली है और एक अप्रभावी। सेम चीज बन रही है, आप बार बार इसको पॉज करके भले ही चेक कर लेना, सेम चीज जो वहां पे लिखी हुई है वही बनाई है मैंने, सेम। ठीक है, देखो ये वन्य वन्य और पीला पीला, बस इसने क्या किया है, नर को दोनों को एक साथ शो किया है, मादा को दो। हमने भी ऐसे ही किया है, पर हमने थोड़ा सा साइड में किया है, ये देखो हमने भी नर को साइड में किया, भाई इसने ऊपर कर दिया, नर ऊपर लिए मादा नीचे लिए, हमने नर साइड में ले लिए मादा साइड में। और आपको तो बनाना है, आप ऐसा ही बनाना, वो एनसीईआरटी के चक्कर में जाओगे बहुत खराब हो जाएगा काम। ठीक है, तो समझ में आ गया, यहाँ तक की कहानी हमारी सेम है। लेकिन मॉर्गन के उस प्रयोग में क्या हुआ, जब उन्होंने ये प्रयोग बार बार किए तो भाई वो चौंक गए। क्यों चौंक गए? क्योंकि वो जो दूसरा वाला डायग्राम है वो इस कहानी को कुछ और ही असलियत बयां करता है। क्या असलियत बयां करता है कि उसे हर बार ये चार नहीं मिले, मतलब एक वन्य मादा और एक वन्य नर और दोनों डोमिनेंट, ऐसा मिला ही नहीं। कोई तीसरी ही कहानी उसके सामने आ गई और उसने उसके होश उड़ा दिए, उसका दिमाग खराब कर दिया। अब आप बोलो कि मैम उसका क्या, जो आप पढ़ा रहे हो उससे हमारा दिमाग खराब हो रखा है, क्या पढ़ा रहे हो आप, ये क्यों पढ़ा रहे हो? लेकिन क्या करें, थोड़ा सा इसको बार बार सुनो, समझो, खुद करके देखना इसको। ऐसे नहीं मैम ने करा दिया अच्छा याद कर लिया हमने, करके देखना। और कोई ज्यादा इजी टफ नहीं है भाई, एक गैमेट से दोनों गैमेट को कराओ, फिर दूसरे गैमेट से फिर दोनों गैमेट को कराओ, बना देना है सिंपली। और सिंबल का ध्यान रखना है, और सिंबल में वही येलो व्हाइट कंफ्यूज करेगा तो उसका ध्यान रखेंगे, बात खत्म। अब क्या हुआ कि हमने पढ़ा हुआ है 11th में मियोसिस। हाँ मैडम पढ़ा है, और मैं कितनी बार इस चैप्टर में मियोसिस को 2 बार कम से कम समझा चुकी हूँ कि मियोसिस में क्या चीजें होती हैं। अब फिर से मैं कहानी बताऊंगी। क्या कहानी बताऊंगी? मियोसिस की, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे सदा खरमू बच्चे इतनी आसानी से मियोसिस को याद नहीं करोगे। चलो जा रही हूं मैं मियोसिस पे। देखो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, मैं कई बार ये डायग्राम बना चुकी हूँ लेकिन मैं बार बार बना रही हूँ क्योंकि क्या करूं, मुझे याद नहीं हो रहा, आपको तो हो रहा होगा। देखो क्या होता है, वही कहानी फिर से, सेल होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? डायरेक्ट पश्चावस्था पे जा रहे हैं हम, पूरी कहानी नहीं, गणना नहीं करी। कहाँ जा रहे हैं हम? पश्चावस्था पे जा रहे हैं, वो भी किसकी? मियोसिस 1 की, इसलिए 1 लिख दिया है मैंने। क्या होता है वहां पे भाई? स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर पे जो गैमेट है वो रहते हैं, ये होमोलोगस गैमेट है। चलो मैं बताती हूँ, ये एक होमोलोगस गैमेट है, उसका होमोलोगस ये येलो वाला है, ऐसे ही नीचे भी होंगे। अब स्पिंडल फाइबर कैसे है? ऐसे है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बना रही हूं मैं, ये होमोलोगस है और दूसरे पे ये 2 होमोलोगस है। ठीक है, क्या होगा? पहले वाले में ये 2 अलग होते हैं। कहानी इतनी इजी नहीं है। अगर अर्धसूत्री विभाजन आपको याद हो तो अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में 5 फेज होती है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। याद है या नहीं? याद है या नहीं? नहीं याद है तो क्या करें? उसमें एक घटना होती है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये तो याद है। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में? मैम क्रॉसिंग ओवर की हमने परिभाषा रटी हुई है कि समजात गुणसूत्रों में जीन्स का या गुणसूत्र के कुछ पार्ट का एक्सचेंज होता है। हाँ, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि ये होता ही होता है, लेकिन ये परम सत्य नहीं है। कुछ कोशिकाओं में क्रॉसिंग ओवर होता है, कुछ में नहीं भी होता है, और यही बात मॉर्गन ने इस प्रयोग से सिद्ध की। ठीक है, अभी आप नई चीज सीख रहे हो कि हमेशा क्रॉसिंग ओवर नहीं होता समजात गुणसूत्र में। और समजात गुणसूत्र क्या है? तो L2 देख कर आओ बार बार। वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, ऐसे गुणसूत्र जिसमें सेम जीन एक ही जगह पे उपस्थित होते हैं। तो ये दोनों समजात है, ये दोनों समजात है। इनमें क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब मैं इसको सिंबल दे देती हूँ। देखो मैंने इसको A दे दिया है, AA, इसको B दे दिया है,
और इसको कैपिटल ए दे देती हूँ, इसको कैपिटल बी दे देती हूँ, है ना, 2 जीन्स है यहाँ पे। दूसरी जगह मैं इसको दे देती हूँ, भाई एक से समझ लेंगे, दूसरे वाले की तो कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्रॉसिंग ओवर समझना है। अब पहले केस में क्या होगा भाई, ये दोनों अलग होंगे, 2 गैमेट तो क्या बनते हैं, मियोसिस 1 में तो आधे आधे होते हैं, ये समझात इधर जाएगा, ये समझात इधर जाएगा, लेकिन जाने से पहले इनको क्या करना है, क्रॉसिंग ओवर करना है। का होगा या नहीं इसकी पॉसिबिलिटी कम है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि 50% क्रॉसिंग ओवर के चांसेस होते हैं, 50% क्रॉसिंग ओवर के चांसेस नहीं होते हैं, ऐसा अभी तक कहा जाता था। अभी मॉर्गन की कहानी बाकी है, ठीक है। तो एक केस में क्या होगा भाई, 2 केस हो गए, या तो क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग हुई और नहीं हुई। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो हम उसको एक शब्द बोलते हैं पुनर्योजन, पुनर्योजन, क्योंकि क्या होता है, फिर से मिलेंगे ना, ये जब क्रॉसिंग ओवर के बाद एक्सचेंज होने के बाद फिर से मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि दोनों में वेरिएशन आ जाता है, चेंज आ जाता है क्रॉसिंग ओवर होने से, तो उसको हम पुनर्योजन भी कहते हैं, और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट। बहुत धीरे धीरे मैं इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि समझ लो इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है भाई, इसका कुछ पार्ट इधर चला जाता है, इसका कुछ पार्ट इधर चला जाता है, यही होता है दोनों जाने से पहले। अरे पेन भी ब्लैक है, एक व्हाइट ले लेती हूँ। देखो, जाने से पहले समझात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आते हैं, इसके गले मिलते हैं, ऐसी कुछ संरचना बनाई थी आपने, है ना, और फिर इसका कुछ पार्ट इधर चला जाता है और फिर अलग होते हैं तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, है ना, जैसे अभी मैं करने वाली हूँ। ये गले मिले, येलो से येलो गले मिला, अच्छा मैं इस येलो को कोई और कलर दे दूं क्या, क्योंकि अभी मैं इनको गले लगाने वाली हूँ तो आप पहचान नहीं पाओगे, इसको मैं ग्रीन दे देती हूँ, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला और ये येलो वाला, ये गले मिले, क्रॉसिंग ओवर हुआ, इसकी बात ही नहीं। और क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो येलो का येलो रहा, ग्रीन का ग्रीन रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ग्रीन का ग्रीन ही रहने देते हैं, ये लो ग्रीन। इस पे क्या है, अब देखो ये इधर चला गया है तो स्मॉल ए इधर आ गया है, कैपिटल ए इधर हो गया है, स्मॉल बी इधर हो गया है क्योंकि ये इधर चला गया ग्रीन वाला, और इधर हो गया है कैपिटल बी। ऐसा कुछ बनेगा अगर ये दोनों गले मिलेंगे तो। इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, तो इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं, है ना, इसको बनाने की कोई जरूरत है क्या, इसके तो वैसे ही गैमेट ए ही बन रहे हैं, ए ही गैमेट बन रहे हैं और बी ही गैमेट, तो ये कंडीशन है। तो अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो गैमेट कैसे बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर हुआ तो एक तो हमारा बनेगा ग्रीन इधर से, और ये ग्रीन और इसका येलो वाला पार्ट, ये देखो ये येलो आ गया इसके साथ, इधर ये ऊपर वाला येलो आ गया और नीचे वाला ग्रीन, ये लो, ये 2 कॉम्बिनेशन बचे, लिख दूं, ये है बी और इसका येलो ए, ये है ए और इसका ग्रीन कैपिटल बी, भाई गैमेट चेंज हो गए। मॉर्गन ने तो सिर्फ ये आशंका जताते हुए क्या बनाए थे, गैमेट बनाए थे, देखो भाई उसने कोई क्रॉसिंग ओवर किया ही नहीं। अब इसकी बात करते हैं, जो दूसरे वाला पिक्चर है उसकी बात करती हूँ। देखो ये वाली कहानी, ये कहानी हमने अभी तक पढ़ी, इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है जनकीय प्रकार, लिखा हुआ है जनकीय प्रकार कौन से, जो बिना क्रॉसिंग ओवर के होते। जनक का मतलब पेरेंट्स, मतलब ऐसे संतति जो जनक पर गई हो, और जनक के क्या थे, वही वन्य प्रकार का था और एक कैसा था, अप्रभावी था, तो वन्य प्रकार के भी बने हैं और अप्रभावी बने हैं। और दूसरा है क्रॉसिंग ओवर वाली कंडीशन, जिसको यहाँ पे लिखा है पुनर्संयोजिक प्रकार, इसको बोलते हैं पेरेंटल, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो यहाँ पे उसको पता चला कि भाई ये भी बन रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं नए, और फिर उसके ये बात में समझ आई कि ये इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अभी हम क्रॉसिंग ओवर भी करेंगे, वो खाली जगह छोड़िए वहां पे, ठीक है। तो ये 4 अभी हमें बनाने हैं,
इसीलिए एनसीईआरटी बुक में 8 दे रखे और ये ऐसे दे रखे, इसको ऐसे नहीं पढ़े, ठीक है। ये जनकीय है जो अभी हमने बनाए। अब हम रिकॉम्बिनेंट बना रहे हैं किस कंडीशन में, जब क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर वाली बात पे आ जाओ, ठीक है। ये समझ में आ गया कि भाई ये वाले गैमेट तो हमने इस वाले में तो हमने करवा लिया और हमारे पास 4 बन गए, लेकिन ये चीज अब हम बनाने वाले हैं कि अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या कंडीशन होगी। तो क्रॉसिंग ओवर की कंडीशन पे चलो, इसको मैं लिख दूं अब जनकीय, क्योंकि ये कैसे हैं, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह है, पेरेंटल भी बोलते हैं इनको। यहां पे मैं बनाने वाली हूं रिकॉम्बिनेंट, तो मैं इसको अलग से ही बना रही हूं क्योंकि अब इसमें क्या हो चुका है भाई, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। तो मैं एक लाइन बना देती हूँ लंबी। ये वाले तो सिंपल थे, पर मेरे को अब क्रॉसिंग ओवर वाले गैमेट बनाने पड़ेंगे। और क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, अभी मैंने बोला समजात। समजात कौन है, क्या ये दोनों समजात है, नहीं ये दोनों समजात है। देखो इस पे भी y यहीं पे है, इस पे भी y यहीं पे है, इस पे भी w यहीं पे है, इस पे भी w वही है। और ये समजात है क्या, नहीं है भाई, संरचना ही अलग है। वो x है और वो y है, x और y समजात गुणसूत्र थोड़ी ना होते, है ही अलग, संरचना ही अलग है। तो इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर तो हो ही नहीं सकता, x और y में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, इस बात को भी ध्यान रखें। तो इसका हमें क्रॉसिंग ओवर वाला गैमेट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बना रही हूं, देखो ये हो गया हमारा ऊपर वाला कैपिटल Y कैपिटल W, ठीक है। और दूसरा वाला, रुको, स्मॉल y, इसमें मैं क्या करवा रही हूं, क्रॉसिंग करवा रही हूं। कैसे होगी क्रॉसिंग, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, गले मिलेंगे ना ऐसे क्रॉस में, ठीक है। तो क्या अब नए गैमेट हमारे पास बने, अब मैं इधर लिख रही हूँ क्योंकि इधर मैं नर बनाऊंगी, ठीक है। इस वाले के जो क्रॉसिंग ओवर के गैमेट है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मादा, क्योंकि मादा में ही हमने क्रॉसिंग ओवर करवाया है, नर में नहीं करवाया, होता ही नहीं है, ठीक है। तो नर तो सेम रहेगा, मादा वाले में क्रॉसिंग ओवर वाले इधर लिख रही हूँ। क्या क्या बना, एक तो बनेगा हमारे पास इधर का y है ना, और उधर का w, उसको नीचे ले लेती हूँ, ऐसा कुछ, इसका आधा और इसका आधा, फिर इसका आधा और इसका आधा, क्या बने, कैपिटल Y प्लस, और इधर तो स्मॉल w आ गया क्योंकि इसका आधा और इसका आधा ना, इससे काट के इसको लेना है, इससे काट के इसको लेना है। तो इधर तो स्मॉल y और इधर कैपिटल W। इतनी बात सभी को समझ में आई कि ये कैसे बना है क्रॉसिंग ओवर। आधा आधा कर दो, सिंपल, इसका आधा पार्ट इसको दे दो, इसका आधा पार्ट इसको दे दो, बन गया। नर तो वैसा ही रखना है क्योंकि उसमें तो क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं। बेचारा नर, भाई साहब इतना अन्याय क्यों भगवान, सारे बॉयज कह रहे होंगे इतना अन्याय क्यों, हमारे साथ क्रॉसिंग ओवर ही नहीं करवाया। चलो ठीक है, बस अब ये वाली यहाँ पे हमने इन दो को लेके पेरेंटल बनाई थी, अब हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो गया तो गैमेट दूसरे बन गए, तो इनमें क्रॉस कराना पड़ेगा, इनके भी 4 बच्चे बनेंगे इनकी तरफ। भाई 4 बना बना के आधी जनसंख्या तो जो जेनेटिक्स है उसी ने बर्बाद कर रखी है ना, 4 बच्चे बना लेते हैं हर बार। वही इस वाले को इन दोनों से कराओ, सेम प्रोसेस है कि कुछ गड़बड़ करनी ही नहीं है। इस वाले को इन दोनों से करवाओ, फिर दूसरे वालों को इन दोनों से करवाओ, भाई मादा और नर को करवाना पड़ेगा। तो चलो ये बना देते हैं। अब मैं एक ही कलर में बना रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ क्रॉसिंग ओवर समझाने के लिए बनाई थी। पहले बनाएंगे हम मादा, 4 बनाने हैं ना, तो 2 नर 2 मादा बनेगी, ऑब्वियस है वो। तो इसको इससे करा, पहले चलो इससे करवा देते, पहले इसको इससे करवा देते हैं। क्या बनेगा, कैपिटल Y स्मॉल w, इधर से क्या आएगा, स्मॉल y स्मॉल w, ये। फिर इसको इससे करवाया, कैपिटल Y स्मॉल w, और y का तो कोई किस्सा ही नहीं है, y तो इधर नर की तरफ बनाना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, पहले हमने इसको इससे करवा दिया, अब इसको इससे करवाएंगे तो नर बनेगा, y से करवाना है तो क्या बन रहा है,
नर कौन सा बन रहा है भाई, कैपिटल वाई स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, और नर का तो कोई लेना देना है नहीं, तो ये नर बन गया। अब इसको भी इन दोनों से करवाना है, एक मादा बनेगी स्मॉल वाई कैपिटल डब्ल्यू प्लस, और दूसरा वही स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, इधर वापस एक नर, इसको इससे करवाएंगे तो क्या है, स्मॉल वाई कैपिटल डब्ल्यू प्लस, और वाई का तो कोई, चलो 2 बच्चे बन गए, इधर भी 4 बने थे, इधर भी 4, 2 नर 2 मादा। यहाँ पे हमें एक वन्य मादा एक वन्य नर मिला था, एक अप्रभावी मादा और एक अप्रभावी नर बना था। यहाँ केस देखो, ये वन्य है, इसमें क्या है, इसकी आंखें कैसी होगी, Y प्लस है, Y प्लस अपने आप में डोमिनेंट है, तो इसकी आंखें कैसी होगी, इसके पास कैपिटल Y है और प्लस है, मतलब कैपिटल Y किसको डिनोट करता है, भूरी आंखों को, तो ये मादा कैसी है, B यानी भूरी ब्राउन, और आंखें कैसी है इसकी, भाई आंखें में स्मॉल डब्ल्यू है, कैपिटल W तो है ही नहीं, मतलब आंखें कैसी है इसकी, सफेद वाइट। इधर वाली को देखो, इसके Y में सिर्फ स्मॉल है, तो ये कैसी है, ये है पीला यानी कि येलो बॉडी, और आंखें कैसी हो गई इसकी, W प्लस आ गया है, मतलब आंखें इसकी रेड हो गई। इधर वाली मादाओं में देखो, एक तो कैसा है, एक प्रभावी है एक अप्रभावी है, एक प्रभावी है एक अप्रभावी है, यहाँ पे या तो प्रभावी था या अप्रभावी था, देखो यहाँ पे भूरा और रेड था, भूरा और रेड प्रभावी होता है, यहाँ पे शरीर तो भूरा है लेकिन आंखें अप्रभावी हो गई, ये अंतर आ गया है, ठीक है। और इधर नर की बात कर लो जरा, नर भाई साहब के साथ भी कुछ गलत हो गया है, यहाँ पे भूरा शरीर क्योंकि Y प्लस है, और आंखें वही इनके जैसी वाइट। इधर देखो, शरीर तो पीला येलो और आंखें हो गई रेड, एक्सचेंज हो गया है काम। यहाँ पे डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट आंख आ रही थी और रिसेसिव के साथ रिसेसिव आंख आ रही थी, प्रभावी शरीर के साथ प्रभावी आंख आई थी और अप्रभावी के साथ अप्रभावी आंख आई थी। यहाँ पे प्रभावी शरीर के साथ अप्रभावी आंख और अप्रभावी शरीर के साथ प्रभावी आंख, है ना, चेंज देख रहे हो, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो। वैसे तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा मेरी कोशिशों को। तो इसलिए हम इसको जनकीय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जनक हमारे ऐसे थे, प्रभावी के साथ प्रभावी था, भूरा था अगर शरीर तो आंखें भी लाल थी, लेकिन यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट हो गया है, भूरे शरीर के साथ लाल आंखें आनी थी जबकि भूरे के साथ सफेद आंखें आ गई, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया। लेकिन ये केस समझ आ गया कि ये गैमेट क्यों बने होंगे, ये गैमेट बने क्रॉसिंग की वजह से। लेकिन अभी इसमें एक और बात है जो मैं आपको बताती हूँ, वही एनसीईआरटी पे जाएंगे हम। ये वाली कहानी देखो, ये जनकीय बने जो हमने पहले बनाए, अभी हमने बनाया रिकॉम्बिनेंट, सेम बन रहे हैं। देखो इसमें अब लिखा नहीं है श्वेत और पीला लिख दिया, भाई आंखें कौन लिखेगा इनकी, तो लिखी ही नहीं। लेकिन गड़बड़ क्या हुई, मैंने अभी आपसे एक लाइन कही और मॉर्गन ने जब तक इसकी रिसर्च नहीं की थी तब तक कि 50% चांसेस है कि क्रॉसिंग ओवर होगा और 50% चांसेस है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। तो इस हिसाब से तो 50% जनकीय बनने थे अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, और 50% अगर चांसेस है कि क्रॉसिंग ओवर होगा तो 50% ये बनने थे। लेकिन यहाँ जरा परसेंटेज देखो, परसेंटेज की निगाहें जरा फहरा लो, इनको क्या हो गया इनको। 98% पेरेंट्स, पेरेंटियल मतलब सारे कैसे पेरेंट्स जैसे जनकीय, लेकिन रिकॉम्बिनेंट सिर्फ 1.3%। क्यों, तो दिमाग फिर खराब हो गया उनका कि भाई 50% बनने देना, क्यों ये 1% ही क्यों बने, क्या ऐसा हो गया कि 1% बने। उसकी रिसर्च करने के लिए फिर उनको लगा कि भाई मैंने सब कुछ सोच समझ के लिया था, मेरे को पता था किस एक्स पे लक्षण के जीन प्रेजेंट है, वाई पे नहीं है, मैंने शांति से क्रॉसिंग ओवर कराया, सारी सावधानी रखी जैसे मैम ने रखी अभी, फिर भी मेरा ऐसा कार्यक्रम क्यों हो गया। तो उसका आंसर उनको मिला यहाँ पे, जब उन्होंने दूसरे 2 कैरेक्टर लिए। पहले क्या लिए थे, भूरा शरीर और लाल आंखों वाला कैरेक्टर लिया था। दूसरे केस में उन्होंने क्या किया, ये
पंखों का मैंने आपको कहा था कि ड्रोसोफिला में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उसमें एक मैंने बताया था कि कुछ ड्रोसोफिला के छोटे पंख होते हैं और कुछ ड्रोसोफिला के बड़े पंख होते हैं। तो दूसरा प्रयोग उन्होंने आंखें तो वही ली सफेद और लाल, लेकिन पंख कैसे ले लिए, पंखों में परिवर्तित कर दिया, मतलब लक्षण दूसरा ले लिया। तो बड़े पंख होना क्या है, वाइल्ड वाला लक्षण है, मतलब प्रभावी लक्षण है। तो उन्होंने सेम यही वाइल्ड लिया है, मतलब क्या किया है, सफेद जो है भूरी आंखों की बात हो रही, हाँ ठीक है, क्या ले लिया दूसरे में, आंखें और पंख ले लिया। यहाँ पे क्या लिया था, शरीर और आंखें ली थी, यहाँ पे क्या लिया है, आंखें और पंख ले लिए। तो वाइल्ड कौन से हुए, शरीर कैसा प्रभावी था, शरीर जो था वो भूरा प्रभावी था। तो देखो भूरा लिया है W+, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा ये, W+ लिया है, ठीक है। और पंख मिनिएचर, देखो छोटे को बोलते हैं मिनी, तो हमने कहा कि जो छोटे पंख है वो क्या है, अप्रभावी है। और सिंबल किसको दिया जाता है ड्रोसोफिला में, अप्रभावी को। तो M ले लिया, मिनिएचर से M, या M+ है मतलब बड़े पंख है, लार्ज वाले पंख है। तो बड़े पंख और सफेद लाल आंखें, इनको तो हम बोल देंगे वाइल्ड। और दूसरी सफेद आंखें जो कि अप्रभावी थी, और लघुतर, लघुतर मतलब छोटे पंख, इनमें करवाया। सेम चीज उन्होंने, जैसे अभी हमने गैमेट बनाए, सेम चीज कहानी की, और फिर उनका वापस दिमाग खराब। क्या, अब देखो जनकीय कितने मिल रहे हैं, 62। पुनर्संयोजन कितने मिल रहे हैं, 37। भाई अगर ये वाली बात सही है तो परसेंटेज हिल क्यों गए, क्या फर्क पड़ गया, एक लक्षण चेंज करने से क्या फर्क पड़ गया कि यहाँ से 98 से ये तो पहुंच गए 62 पे, कम हो गए। और यहाँ पे जो 1.3, चलो मैंने बात मान ली, वो मॉर्गन ने बोला कि 50% चांसेस नहीं होते, कम ज्यादा होते होंगे क्रॉसिंग ओवर के, लेकिन फिर फिक्स तो रहे, फिर ये वापस बढ़ गए और इनमें कम हो गए और इनमें क्यों बढ़ गए। तो उसका ये रीजन था, यहीं पे आपका इसका आंसर है। देखो इन दो जीन्स को साथ में बनाया हुआ है, हालांकि हमने दूर बनाया था क्योंकि मुझे बोर्ड पे समझाना पड़ता है ना, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। और ये दोनों जीन्स देखो कितनी दूर है। तो बाद में मॉर्गन को ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई क्रॉसिंग ओवर तो कुछ जहां टच होता होगा वहीं क्रॉसिंग ओवर होता होगा, है ना। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, जहां पे कुछ टच होता होगा। जैसे ये दोनों पास पास थे, देखो मान लो हमारे पास ये Y था और ये W था, अब मैं कैपिटल प्लस कुछ भी नहीं बना रही। और दूसरा वाला हमारे पास था ये वाला, जिसमें क्या होगा, इधर स्मॉल y होगा और स्मॉल w होगा। क्रॉसिंग ओवर कहाँ से होगा, यहाँ बीच में से ये दोनों एक दूसरे के ऐसे गले मिलेंगे। भाई पूरे पार्ट से थोड़ी ना मिल रहे हैं, जहां टच होगा वहीं गले मिलेंगे। तो भाई ये वाला तो क्रॉस हुआ ही नहीं। अगर ये y और w पास पास होंगे तो ये तो हमेशा एक साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस जगह पे अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो y और w पास पास जाएंगे, लेकिन ये तो दूर है, एक इस कोने पे एक इस कोने पे। तो अगर ये ऐसे क्रॉसिंग है और यहाँ पे m है और यहाँ पे y है और ये दूसरा वाला है, इसका यहाँ पे M+ है और इसका यहाँ पे W+ है, ये दोनों तो पास पास से साथ साथ चले गए क्योंकि इस जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं। यहाँ तो भाई ये M इधर W इधर, दोनों एक दूसरे के कोने पे, तो ये तो येलो वाला तो ग्रीन के साथ जाएगा ही जाएगा, मतलब इस W को तो इस M के साथ जाना ही पड़ेगा, ग्रीन को येलो के साथ, दूर दूर है इसलिए। तभी मॉर्गन ने बताया कि ऐसे जीन जो पास पास उपस्थित होते हैं उसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, मतलब पुनर्योजन नहीं होगा। ये y जो थे ये बहुत पास पास थे, y और w, देखो y और w पास पास थे, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं, क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं, इसीलिए हमें 1.3% ही क्या मिले, रिकॉम्बिनेंट मिले क्रॉसिंग ओवर वाले, क्योंकि ये अलग कहां से हुआ, ये y w चला गया होगा और उसके साथ ये ब्लू आ गया, इन दोनों का तो कोई सेपरेशन हुआ ही नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये w अलग चला गया, ये y
अलग चला गया क्योंकि दूरी ज्यादा थी, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा थे। और यहीं से उन्होंने समझाया कि अगर जीन्स की दूरी जो है ज्यादा है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होंगे, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा बनेगा, इसलिए यहाँ ज्यादा बन रहा है। और अगर पास पास है तो उनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ही कम होंगे और रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम होगा और पेरेंटल ज्यादा मिलेंगे, मतलब पेरेंट्स के जीन्स ज्यादा आएंगे। और यहीं से शुरुआत हुई सहलग्नता की, जिसको अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सहलग्नता व पुनः संयोजन। क्या है सहलग्नता? जब दो जीन्स एक दूसरे के पास उपस्थित होते हैं तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ गमन करते हैं या वंशागति करते हैं और उनमें पुनर्योगन की संभावनाएं सबसे कम होती है। ठीक है, और पुनर्योजन क्या है? जब दो जीन्स एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित हैं या दूर दूर स्थित है तो उनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे और इसीलिए उस संतति को पुनः संयोजन कहते हैं। ठीक है, चलो, एक ही क्रोमोसोम पर, हाँ, ये जीन्स कहाँ होने चाहिए भाई? अगर सहलग्नता होगी तो ये जरूरी है भाई। अभी हमने देखा ये Y और Y दोनों एक ही क्रोमोसोम पे थे ना। अगर ये Y, एक क्रोमोसोम ये होता, एक क्रोमोसोम ये होता, एक Y यहाँ होता और एक W यहाँ होता, तब तो 100% क्या होना था? पुनः संयोजन होना था, क्योंकि दोनों अलग अलग गुणसूत्र है। संलग्नता के लिए क्या आवश्यकता है? कि दोनों जीन्स जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे पास पास स्थित हो। अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे या दूर दूर होंगे एक ही गुणसूत्र पे, एक तो ये कंडीशन है और एक ये भी है। अगर एक ही गुणसूत्र पे दूर दूर होंगे तो भी क्रॉसिंग ओवर होगा और रिकॉम्बिनेशन बनेगा। अगर अलग अलग गुणसूत्र पे होंगे या क्रोमोसोम पे होंगे तो भी क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर कब नहीं होगा? जब एक ही गुणसूत्र यानी एक ही क्रोमोसोम पर स्थित सहलग्न जीन व यह घटना अर्थात जीनों का एक साथ वंशागत होना सहलग्नता कहलाती है। डेफिनेशन छोटी सी है, कहानी बहुत लंबी है जो मॉर्गन ने समझाई। ठीक है, इसीलिए हमें कुछ कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आते हैं? पेरेंटियल आते रहते हैं। क्योंकि क्या होगा, इससे हमें पता चल गया कि हमारे जो जीन्स है, जैसे आप कई पीढ़ियों से देख रहे हो कि आपके जो दादा वगैरह हैं वो सब गोरे थे और लंबे थे, है ना, सब गोरे थे और लंबे थे। अचानक आपकी जनरेशन में कोई काला बच्चा पैदा हो गया तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी गोरे बच्चे आ रहे थे, अभी अचानक काला क्यों आ गया? क्यों काला आया? क्योंकि वो काला वाला जीन कहाँ था? आपके गोरे वाले जीन से बहुत दूर था, तो वो क्रॉसिंग ओवर में मिल ही नहीं रहा था, रिकॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा था उसको भाई। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब काला वाला गोरे वाले के साथ मिल गया और उसने अपना प्रभावी लक्षण प्रकट कर दिया, तो अचानक आपके पीढ़ी में क्या हो गया? वो काला बच्चा पैदा हो गया। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो गोरे वाले जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे पास, गोरा और लंबा होना, क्योंकि सब कैसे हो रहे हैं? गोरे और लंबे। तो गोरे और लंबे होने वाले जीन पास पास उपस्थित है, इसलिए वो कभी सेपरेट ही नहीं हो पा रहे। वो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रहा, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं बन रहा और सारे लंबे और गोरे हो रहे हैं। ठीक है, और काला वाला अचानक कहां से पैदा हो गया? कभी उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया तो लंबे के साथ काला चला गया, है ना। क्रॉसिंग ओवर तो होगा बट डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। ऐसा नहीं कि जो नजदीक है उसमें क्रॉसिंग ओवर, लेकिन चांसेस बहुत कम है, इसलिए तो रेयरली काला पैदा हुआ है। लंबे के साथ काला आ गया अचानक, रेयरली हुआ। ठीक है, तो यही कहानी जो है, और इसने धमाका मचा दिया भाई। ऐसे तो हम पता कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बता दिया कि अगर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी लंबा और गोरा बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब लंबा और गोरा वाला जीन एक साथ उपस्थित है। बताया नहीं बताया? तो ऐसे तो इन्होंने क्या किया, इनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने सबके जीनों की मैपिंग कर दी, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी बता के कि कौन सा जीन किसके पास है। जो सबसे ज्यादा जनकीय दे रहा होगा, जो सबसे ज्यादा पेरेंटल वाले कॉम्बिनेशन दे रहा होगा, उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा होगा। इससे क्या बात समझ में आई? एक और, जिसमें जनकीय मिल रहे होंगे, जिसमें जनकीय के परसेंटेज ज्यादा होंगे, इट मीन्स उसके गुणसूत्र पास पास जीन्स पास पास उपस्थित है उस गुण के, है ना। और जिसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा मिल रहे होंगे, इसका मतलब उसके जीन्स क्या है? दूर दूर स्थित है, दूर दूर है, और उसमें क्या हो रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं। ये बात भी तो समझ में आई कि क्रॉसिंग ओवर होगा तभी तो रिकॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर सिर्फ पेरेंट्स के परसेंटेज ज्यादा है, पेरेंटल कैरेक्टर के परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब उसके जीन्स पास पास है। लेकिन अगर रिकॉम्बिनेशन के परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब उसके जीन्स दूर दूर है। ये एक और बात समझ में आई हमें। चलिए,
किसी जीन के जोड़े को तब सहलग्न कहा जाता है जब किसी परीक्षार्थ, ये परीक्षार्थ संकरण फिर से आया है, क्या था परीक्षार्थ संकरण? टेस्ट क्रॉस, जिसमें F1 पीढ़ी या किसी भी संतति को अपने जनक के अप्रभावी लक्षण से टेस्ट कराया जाता है ना, उसकी पुनर्योजन आवृत्ति अपेक्षाकृत 50% से कम होनी चाहिए। मैंने कहा ना अब इसने 50% बोला, लेकिन क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर परीक्षार्थ संकरण कराओ तो रिकॉम्बिनेशन अगर 50 से कम मिल रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन कम मिल रहा है मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, और क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है मतलब कौन सी चीज है? सहलग्न है वो, पास पास है वो, यही बात ही कह रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ सहलग्नता और पुनः, सहलग्नता की परिभाषा सिर्फ इतनी ही थी और पुनर्योजन समाप्त होता है। और आई होप आपको जो है ये मॉर्गन का टेस्ट समझ में आया होगा, और मेरी जो गला सुखाया है मैंने वो आपको फायदे देगी, इसकी मुझे आशा है। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर खत्म होता है, मिलेंगे अगले सेक्शन में।